क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ चलो, तो अपन को नेक्स्ट पढ़ना था ना प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना था। एक तो पारुल को फोन करना, पानी नहीं पारुल नीचे भी नहीं रखा। ठीक है शुरू करें, कर दिया राजेंद्र फोन? ठीक है चलो, तो अपन को क्या पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है। ठीक है, तो देखें हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे दृढ़ कठोर भूभाग है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से, द्वीप समझते हो? द्वीप का मतलब होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, और जो तीन ओर से पानी से घिरा होगा उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। और पठार क्या हुआ? ऐसा भूभाग जो सामान्य भूभाग से ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर जाकर कैसा हो? समतल हो, उसे पठार कहते हैं। तो ये भूभाग ऐसे सामान्य हमारे पास मैदान है, इससे ऊपर उठा हुआ भूभाग है, और ऊपर जाकर कैसा है? ये समतल है। उबड़ खाबड़ हो सकता है लेकिन अधिकांश भाग कैसा है? समतल है। इसे हम क्या कहेंगे? पठार। अब पठार जो भूभाग है हमारा वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जब हमने प्रारंभ में हमने बात की थी, एक भूभाग था हमारे पास पेंजिया, उसके दो टुकड़े हो गए थे हमारे पास। कौन कौन से दो टुकड़े हो गए थे? एक भूभाग जिसे हमने क्या कहा था? अंगारा लैंड, और नीचे वाले भूभाग को क्या कहा था? गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड था उसी का हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। यही भूभाग भारत का मुख्य भूभाग है, जो सबसे प्राचीन भूभाग है। ठीक है, अपन उसको एक उससे देख लेते हैं। इस वापस से अपन एक हमने देखा था एक वीडियो, उसी से वापस शुरू करते हैं अपन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। देखें यही वाला भूभाग है, वापस से इसको गौर से देखना है तुम्हें। ये भूभाग क्या था? पेंजिया था, जो और चारों ओर क्या है? ये पैंथालासा है। धीरे धीरे देखो इस भूभाग के टुकड़े हो रहे हैं। ये नीचे वाला भूभाग है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा, ऊपर वाला भूभाग है वो अंगारा लैंड है। ये अफ्रीका भूभाग है। देखो नीचे की ओर टुकड़े टूटकर जा रहे हैं। ये अंटार्कटिका नीचे की ओर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जाएगा, बर्फ जम जाएगी। क्यों जमेगी? इसको अपन आगे पढ़ेंगे। एक भूभाग इस तरफ जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और इसी से निकलकर हमारा भारत निकलेगा। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये हो गया हमारे पास, कौन हो गया? ये भाग दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इसी से निकलकर इस भूभाग से टूटकर हमारा भाग निकलकर जा रहा है। देखो ये भूभाग पढ़ने वाले हम, पूरा पूरा प्राचीनतम भूभाग है भारत का। बीच में कौन है? 33 सागर है। ये 33 सागर से ही कौन बनता है? हिमालय बनता है, और उत्तरी मैदान बनता है, जिसको अपन पढ़ चुके हैं, वो 33 सागर का हिस्सा था। जबकि अब जो हम पढ़ेंगे ये जो भूभाग है हमारा, यहाँ का जो हिस्सा है वो वाला भाग पढ़ेंगे, यानी कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे इस पर और ज्वालामुखी के उद्भेदन होते हैं, और इस पर पठार पर और पठार बन जाते हैं, तो उनकी हम चर्चा करने वाले। उसको मैप पे एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ये भाग पढ़ चुके हैं, ये हिमालय पढ़ चुके हैं। कल हम उत्तरी अरावली उत्तरी हिमालय पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, तो देखें ये यहां से, ये हमारी क्या है? अरावली रेंज है, ये विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी होते हुए इसका जो दक्षिणतम भूभाग है ये पूरा पूरा प्रायद्वीप पठार कहलाता है, जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से। जल से घिरा होने के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ना। देखो ये भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का सबसे कठोर, दृढ़ कठोर भूभाग है, सबसे प्राचीनतम भूभाग है। किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके उत्तर में क्या फैला हुआ है? तो इसके उत्तर में कौन फैला हुआ है? ये अरावली विंध्यन श्रेणी। अरावली और कौन फैली हुई है? विंध्यन श्रेणी। यहां पर जो श्रेणी है राज महल की पहाड़ियां हैं। दक्षिण में यहां तक देखे थे, ये कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इस पठार पर बहुत सारे पठार हैं, इसी पठार पर छोटे छोटे बहुत सारे पठार स्थित हैं। इसके अलावा इस पर पहाड़ियां स्थित हैं। तो अपन इसको दो भागों में बांटेंगे, इस पठार पर स्थित पठार और इस पठार पर स्थित क्या हैं? पहाड़ियां हैं। ठीक, अब हम देखें इस पठार पर कौन कौन से पठार हैं, इनको देख लेते हैं। बेसिक पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो इस पठार पर बहुत सारे पठार हैं। कल जिसकी बात की थी वो उन्होंने पूछा भी था। तो देखो यहां से लेकर
इस चंबल वाले भूभाग में यहाँ जो रेंज पठार है उस पठार को कहते हैं मालवा का पठार। कौन सा पठार कहते हैं? मालवा का पठार। इस मालवा का पठार का ही हिस्सा है जिसे राजस्थान में हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। इस मालवा के पठार का ही पठार का भाग है जिसे यूपी में कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो यहां पर मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। आगे इसी का भूभाग है जिसको कहते हैं बघेलखंड का पठार। तो इस प्रकार ये पठारों के ऊपर के पठार है, यहां पर बघेलखंड का पठार। इस बघेलखंड के पठार के नीचे की ओर ये एक रेंज है जिसको विंध्यन श्रेणी कहते हैं। इसके बाद में ये जो एक पठार है, ये जो पठार है इसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। पठार तो समझ गए ना? एक तो पूरा पूरा यही खुद ही पठार है। इस पठार पर भी क्या बने हुए हैं? अलग अलग पठार बने हुए हैं। नदियों ने काट छाट कर दी तो अलग अलग पठारों के नाम से जानते हैं। इसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, इसे मालवा का पठार कहते हैं। मुख्य मुख्य आपको तो पढ़ने हैं। और यहां से लेकर इस यहाँ ताप्ती नदी से लेकर इस तरफ का पठार है, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन प्लेट्यू, ये लिखा हुआ इंग्लिश में देखिए दक्कन प्लेट्यू, तो ये दक्कन का पठार है। इसके अलावा देखें तो यहां पर जो पठार है इसे कहेंगे तेलंगाना पठार। यहां जो पठार है उसे कहेंगे हम कर्नाटक का पठार। यहाँ ओडिशा है, इसमें जो पठार है उसे कहते हैं दंडकारण्य पठार। इस पठार पर छोटे छोटे टुकड़े हैं। इंपॉर्टेंट दो ही पठार, एक तो मालवा का पठार अपन को पढ़ना है, छोटा नागपुर का पठार पढ़ना है, और क्या कौन सा पठार पढ़ना है? दक्कन का पठार पढ़ना है। 3 पठारों को पढ़ना है। तो पठार पर बहुत सारे पठार है। इसके अलावा इस पठार पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो इन सबको आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीप पठार की बेसिक चीज वापस शुरू करते हैं। तो ये भारत का है ना दक्षिणी भूभाग है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। जल से घिरा होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। सागर तल से इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर कैसा ये समतल भूभाग है। ठीक है, दृढ़ कठोर भूभाग है। यहां पर भूकंप वगैरह की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो यहां पर महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप आया था और भुज में भूकंप आया था, इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर भी भूकंप की संभावना हो सकती है। बाकी ये कठोरतम भूभाग है, यहां पर भूकंप की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मानवीय क्रियाकलापों के कारण, कोयना में कोयना बांध बनाने के कारण यह भूकंप आया था। तो ये दृढ़ कठोर भूभाग है। और किसका हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत के सर्वाधिक जो खनिज हैं, हम जितने भी खनिज पढ़ेंगे, जितने भी धात्विक खनिज वगैरह पढ़ेंगे, अधिकांश भारत के सारे खनिज वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो इस प्रायद्वीपीय पठार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें इसकी लिख लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार हेडिंग डाल दें, प्रायद्वीपीय पठार। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 lakhs, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट लाइन में, यह प्राचीनतम दृढ़ कठोर यानी बहुत ही ज्यादा कठोर है, दृढ़ कठोर। यह प्राचीनतम दृढ़ कठोर, खाली कठोर लिख दो तो भी कोई बात नहीं, कठोर भूभाग है। यह भारत का प्राचीनतम दृढ़ कठोर भूभाग है। किसका हिस्सा है ये? यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। नेक्स्ट लाइन में, यह तीनों ओर से
जल से घिरा होने के कारण, यह तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ चेंज करके, इस पठार का उत्तरी भाग, इस पठार का उत्तरी भाग अरावली, इस पठार का उत्तरी भाग अरावली व दक्षिणी भाग कार्डामम की पहाड़ियां, कार्डामम इलायची अपन बात करेंगे आगे, कार्डामम की पहाड़ियां, इसका उत्तरी भाग अरावली व दक्षिणी भाग कार्डामम की पहाड़ियां, इसका पूर्वी भाग पूर्वी घाट, इसका पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों व पहाड़ियों से मिलकर बना है। प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों व पहाड़ियों से मिलकर बना है। ठीक, एक बार अब आ जाए यहाँ पर। अब हमको जो पढ़ना है वो काम की चीजें यहाँ से वो शुरू होगी। देखो इसका विस्तार जो कहें तो ये जो हमारे पास रेंज है, ये कौन सी रेंज है? उत्तर में सबसे अरावली है। अरावली किसका हिस्सा है? हम जब राजस्थान पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। अरावली किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। जबकि मरुस्थल किसका हिस्सा है? उत्तरी मैदान का हिस्सा है। ठीक है, जब राजस्थान पढ़ेंगे तब वापस से आएगा ये। ठीक है, हमारे राजस्थान का पूर्वी मैदान भी किसका हिस्सा है? उत्तरी मैदान का हिस्सा है। जबकि अरावली और हम पढ़ेंगे राजस्थान में पठार, हमारा दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, ये दोनों किसके हिस्से हैं? तो ये प्रायद्वीप पठार के हिस्से हैं या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसके उत्तर में इस पठार के, इस पूरे पठार का सबसे उत्तरी भूभाग कौन है? अरावली। और अरावली अंतिम रूप से कहां तक है? दिल्ली तक है, जिसकी अपन बात करेंगे। तो ये अरावली रेंज होते हुए अरावली है, विंध्यन रेंज ये इसके उत्तर में, और इसके दक्षिण में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्डामम की पहाड़ियां हैं। तो ये उत्तर में इसके अरावली और दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? कार्डामम की पहाड़ियां हैं। इसके पूर्व में जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहाड़ियां इनको कहते हैं पूर्वी घाट, और इस वाले घाट को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली और कार्डामम की पहाड़ियों के बीच में ये कैसी आकृति में फैला हुआ है? त्रिभुजाकार आकृति में। इसकी आकृति कैसी? इस प्रायद्वीप पठार की त्रिभुजाकार है, जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। अब इस पे बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और बहुत सारे क्या हैं? पठार हैं। तो हम इनको एक बार सबको एक साथ धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अपन अरावली की, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये अरावली रेंज है जिसका प्रारंभ पानी में से होता है, अरब सागर से। ये अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, इनका जो नीचे का भूभाग है, वो नीचे का जो भूभाग है वो क्या है? अरावली है। लेकिन ये पूरा पूरा पानी में डूबा हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। अरावली जो हमें दिखाई देता है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये हमारा राजस्थान है। तो यहाँ से जहाँ से अरावली दिखाई दे रहा है, ये जो जगह है वो है पालनपुर। पालनपुर कहाँ पर है? गुजरात में। तो पालनपुर गुजरात से ये पहाड़ी शुरू होती है, और इस प्रकार ये रेंज कहाँ तक फैली हुई है? दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर फैला हुआ है। किस पहाड़ी पर फैला हुआ है? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स कहाँ है? दिल्ली में, जिस पर क्या बना हुआ है? हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो अरावली ज्यादा डीप अपन राजस्थान में पढ़ेंगे, अभी हम इतना देखें तो अरावली है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है।
क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड पर अधिकांश सारी पहाड़ियां कैसी हैं, प्राचीनतम है। लेकिन इन सभी पहाड़ियों में सबसे प्राचीन जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है, अरावली है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ। कब निर्माण हुआ है, प्री कैम्बियन युग में हुआ है। तो इसका निर्माण प्राचीन, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। यह पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर है। ठीक है, बाद में हम इनके बारे में और ज्यादा डीप पढ़ेंगे। 1722 मीटर ये इसकी क्या है, ऊंची चोटी है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी रेंज हो गई, अरावली। अब हम आगे नेक्स्ट दूसरी पहाड़ी के बारे में चल देखें तो यहां पर ये जो रेंज है, यह हमारे राजस्थान से और गुजरात के से प्रारंभ होगी। इस प्रकार की एक रेंज है जिसे कहते हैं विंध्यन श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहते हैं, विंध्यन श्रेणी। ऐसा लगेगा ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ऐसी रेंज है विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी भी अलग अलग श्रेणियों में फैली हुई है। विंध्यन श्रेणी, एक जगह इसको विंध्यन श्रेणी कहते हैं, एक जगह इसे भांडेर श्रेणी कहते हैं, और एक जगह इसे कैमूर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणियों में बटी हुई है। आगे इसी का पार्ट है, आगे आ जाती है जिसको कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां। पारसनाथ की पहाड़ियां, ये भी इसी का भाग है। कैमूर की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, भांडेर पहाड़ियां, ये सब किसका हिस्सा है, विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। विंध्यन श्रेणी ऐसा लगता है ये मध्य भारत में फैली हुई है, उत्तर भारत को क्या कर रही है, दक्षिण भारत से अलग करती है। अब विंध्यन श्रेणी में हमको क्या याद रखना है, तो एक तो ये हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है, सासाराम या सीसाराम तक फैली हुई है। दूसरा, इसमें किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो दो पत्थर हैं, एक बलुआ पत्थर है और दूसरा कौन सा पत्थर है, चूना पत्थर है। ये दो पत्थर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। इसीलिए हमारे यहाँ पर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का जो निम्बाड़ा है इसको कहते हैं सीमेंट नगरी। सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, चूना पत्थर की। तो राजस्थान में विंध्यन श्रेणी से क्या उत्पन्न होता है, हमारे सीमेंट उत्पन्न करते हैं हम। ठीक है, तो चूना पत्थर पूछा जाता है तो कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, विंध्यन श्रेणी में। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो उत्तर भारत को किससे अलग करता है, दक्षिण भारत से अलग करता है, और ये श्रेणी में किसकी प्रधानता पाई जाती है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की। आगे इन पहाड़ियों से आगे और जाएं तो यहां पर जो पहाड़ियां आती हैं बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य, इनको कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब एक चीज़ यहीं से चल रहे हैं तो हम आगे चलते जाएंगे। अब ये वाला जो भाग है, ये देखो नदियां आ रही हैं, यहाँ से नदियां आएंगी तो नदियां ने इस क्षेत्र को, इस प्रायद्वीप पठार को काट दिया है ना, यहाँ पर काट दिया है। लेकिन ये पठार वापस से शुरू होता है, यहाँ पर भी फैला हुआ है, ये पठार यहाँ पर फैला हुआ है। इस पठार का एक भाग है जिसको कहते हैं शिलोंग का पठार। कौन सा पठार, शिलोंग का पठार। कभी पढ़ा है, कहां पर है शिलोंग, किसकी राजधानी है, मेघालय की। तो मेघालय का जो शिलोंग का पठार है वो हमको लगता है हिमालय में है, लेकिन हिमालय में नहीं है। वो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप पठार का। कभी आ जाए निम्न में से शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है, तो हिमालय का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा है वो, प्रायद्वीप पठार का। इसी पठार पर और क्वेश्चन क्या आते हैं, तो इसी पठार के ऊपर पहाड़ियां स्थित है। इस पठार पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। एक पहाड़ी का नाम क्या है, गारो, एक पहाड़ी का नाम क्या है, खासी, और एक पहाड़ी का नाम क्या है, जयंतिया। अब ये क्या है, यहाँ की जनजातियां हैं, जैसे अपने यहाँ पर भील, डामोर, ऐसी जनजातियां हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां किस पठार पर स्थित हैं, शिलोंग के पठार पर स्थित है। और ये पहाड़ियां किसका हिस्सा है, हिमालय में नहीं पड़ेंगे, ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। आगे चलते हैं तो ये असम में भी पठार फैला हुआ है। इस पठार को कहते हैं कार्बी एंग्लो पठार। और टफ है तो कार्बी एंग्लो पठार कहाँ है, असम में। और कार्बी एंग्लो पठार किसका हिस्सा है, तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और इस पर जो लास्ट पहाड़ियां स्थित है इस कार्बी एंग्लो पर, वो है मिकिर पहाड़ियां। तो मिकिर पहाड़ियां कहाँ पर है, असम में। कार्बी एंग्लो पठार कहाँ है, असम में। और ये पठार किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का। क्योंकि अपन देखो हिमालय में नहीं पढ़ रहे हैं, हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं इनको, प्रायद्वीप पठार में। तो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि शिलोंग का पठार किसका भूभाग है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेघालय तो कहाँ है, हिमालय में है, तो वो हिमालय कर देंगे, हिमालय करते ही उत्तर गलत हो गया। शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो अब आपको एक क्वेश्चन दूसरा है कि ये जो शिलोंग का पठार है, कार्बी एंग्लो पठार है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये इससे कैसे अलग हो गए, ये प्रायद्वीपीय पठार से कैसे अलग हो गए। तो ये भूभाग नीचे दब गया और यहाँ नदियों द्वारा अवसाद जमा कर दिया। तो अब ये भूभाग इससे अलग होता है, उस गैप को कहते हैं मालदा गैप। कौन सा गैप, मालदा गैप। तो आपको पूर्वी जो हमारा पठार है
पूर्वी पठार है वो या शिलोंग का पठार है वो मुख्य पठार से किससे अलग होता है? ऐसा एग्जाम में आया तो किससे अलग होता है? मालदा गैप से। फिर से समझें, देखो ये पूरा पूरा प्रायद्वीप पठार है, ये यहां से लेकर ये मैं बना रहा हूं, ये पूरा पूरा रेंज है, ये पूरा पूरा जो मैं बना रहा हूं ये क्या हो गया हमारे पास? प्रायद्वीपीय पठार है। ये पूरी पूरी रेंज है हमारे पास, ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब ये वाला भूभाग है, ये भी मैं कह रहा हूं प्रायद्वीपीय पठार है। ये भूभाग भी क्या है हमारे पास? प्रायद्वीपीय पठार है। ये भूभाग इससे क्या हो गया है? ये बीच की जमीन है वो नीचे धंस गई और इसके पूर्व नदियों ने अवसाद जमा कर दिए, तो ये भूभाग इससे अलग हो गया। तो अलग कौन करता है? आपसे एग्जाम में पूछे तो आप क्या बताओगे? मालदा गैप। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। तो शिलोंग का पठार और कार्बी एंग्लो का पठार, कार्बी एंग्लो का पठार असम में है और शिलोंग का पठार मेघालय में। ये किसका हिस्सा है? तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और ये किससे अलग होता है? तो मालदा गैप से होता है। शिलोंग के पठार पर स्थित गारो खासी जयंतिया हमारे प्रायद्वीप पठार की पहाड़ियां हैं और कार्बी एंग्लो पठार पर स्थित मिकिर की पहाड़ियां जो असम में, वो भी किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है। ठीक, अब हम वापस नीचे की ओर आते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हम जैसे हमने देखा, ये वापस से कहें तो क्या पढ़ा हमने? अरावली। ये क्या पढ़ा हमने? अरावली। ये हमारे पास विंध्यन श्रेणी है, देखो टुकड़ों में, तो विंध्यन श्रेणी को विंध्यन श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, आगे हम आएंगे तो ये हमारे पास झारखंड वगैरह आएगा तो यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चले तो ये आगे बढ़ते हुए चले तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं इसे कहते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। फिर हम यहाँ पर चले जाए तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी और जयंतिया, और ऊपर की ओर जो पहाड़ी इसको कहते हैं मिकिर पहाड़ी। ये पहाड़ियां देख रहे हैं हम, पठार बाद में लेंगे इसमें। तो एक हमारे पास ये कौन सी पहाड़ी हो गई? अरावली। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी हो गई हमारे पास? विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी टुकड़ों में बटी हुई है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लिखेंगे जरूर हम। विंध्यन श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, पारसनाथ श्रेणी, ये सब विंध्यन श्रेणी का भाग है जिसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। और ऐसा लग रहा है कि ये मध्य भारत में फैली, उत्तर भारत तो ऊपर रह गया और नीचे दक्षिण भारत, तो मध्य भारत में फैली हुई है पूर्व से पश्चिम, और ऐसा लगेगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या कर रही है? अलग करती हुई है। किसकी प्रधानता है इसमें? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की। ठीक है, राजमहल पहाड़ी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियां असम में जो फैली हुई, ये भी प्रायद्वीप पठार का ही क्या है? हिस्सा है। ठीक है, अब और पहाड़ियों को देखें तो इसके नीचे की ओर देखें तो सेम इसके नीचे की ओर ये वापस से पहाड़ियां फैली हुई है। इस रेंज को कहते हैं, हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सतपुड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? सतपुड़ा की पहाड़ियां। आपने इतना ही पढ़ रखा है, लेकिन ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं ये भी टुकड़ों में बटी हुई है, जिसको स्टार्ट में कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां कहते हैं? राजपीपला की पहाड़ियां। फिर से इन टुकड़ों को कहते हैं महादेव की पहाड़ियां। और यहां से ये रेंज नीचे की ओर जाती है, इसको कहते हैं, ये हमारे पास राजपीपला पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, और इस वाली को कहते हैं मैकाल श्रेणी। ऐसे तीन श्रेणियों में फैली हुई है। कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा जो है वो ऐसे तीन रेंज में फैली हुई है, राजपीपला की पहाड़ी, फिर महादेव पहाड़ियां, और फिर ये नीचे की ओर इस तरफ आ रही है, ये कौन सी श्रेणी है? मैकाल श्रेणी। इस तरह तीन भागों में फैली। अब इससे क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखो, इसके दोनों तरफ नदी बहती है, इसके दोनों तरफ क्या है? नदी बहती है। इस तरफ से नदी निकल के आएगी, ये नदी है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी है। और इस तरफ से जो नदी है वो नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। दोनों तरफ नदियां हैं। अब सोचो कि ये कमरा है, ये ब्लॉक की तरह खड़ा हुआ है, उस तरफ भी गड्ढा, उस तरफ भी गर्त है, तो हम क्या कहेंगे? ये ब्लॉक है। ये क्या है? ब्लॉक है। देखो, एक चीज है हमारे पास, ये इस तरह दिखाई देगा, ये भूभाग है जहां पर पानी जा रहा है, ये भूभाग खड़ा है बीच में, फिर इधर से पानी जा रहा है। एक तरफ कौन सी नदी है? नर्मदा, और एक तरफ कौन सी नदी है? ताप्ती, और ये बीच में खड़ा हुआ है कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत कहते हैं? तो निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो कौन सा है? सतपुड़ा है। अब जो दोनों तरफ की नदियां हैं, ये नदी जो बीच में बह रही है, देखो ये नर्मदा नदी बह रही है, ये रिफ्ट वैली में बह रही है। कल हमने कहा था ना रिफ्ट वैली, कल हमने रिफ्ट वैली की कहां पर बात की थी? असम घाटी में। इसी प्रकार की रिफ्ट वैली होगी। देखो, एक तरफ विंध्यांचल हो गया, ये नर्मदा है, नर्मदा बह रही है, और इस तरफ ये कौन आ गया वापस से? विंध्यांचल। तो ये भी भाग ऊपर है, और ये कौन है? सतपुड़ा। ये दोनों ऊपर है, और बीच में कौन सी घाटी हो गई? नर्मदा। तो नर्मदा किस में बहती है? रिफ्ट घाटी में बहती है। नर्मदा किस में बहती है? रिफ्ट घाटी में बहती है। एक रिफ्ट घाटी हमने यहां पर पढ़ी थी, असम वाला जो क्षेत्र है या पूर्वी हिमालय, वो रिफ्ट घाटी में स्थित है। पूर्वी हिमालय किस में था? रिफ्ट घाटी में है। हमने कहा था देखो, ये हिमालय हमारे पास और ये हिमालय, इन दोनों के बीच में स्थित है, तो ये रिफ्ट घाटी में स्थित है। उसी प्रकार हमारे पास नर्मदा भी किस में बहती है? रिफ्ट घाटी में बहती है। इसीलिए नहीं तो इस पठार पर बांध बनाना संभव नहीं था।
देखो हमने क्या किया है, ये जो पहाड़ियां हैं इस तरह की, ये पहाड़ी हो गई और ये पहाड़ी हो गई, और ये नदी कौन सी बह रही है बीच में से, नर्मदा। इन दोनों नदियों, इसीलिए नदी पर, इस नर्मदा नदी पर हमने बहुत सारे क्या बना दिए, बांध बना दिए। अब ये पहाड़ी है तो इसमें हमने रोक दिया इसको, यहां से एक बांध बना दिया, इसमें पानी भरा हुआ है, इस बांध को कहते हैं हम ओकारेश्वर बांध। एक और बांध बना दिया हमने इस पर, उसको कहते हैं हम नर्मदा बांध। फिर हमने एक और बांध बना दिया जिसको कहते हैं हम सरदार सरोवर बांध। एक और बांध है जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा गांधी सागर बांध, ओकारेश्वर बांध, नर्मदा बांध, और सबसे बड़ा बांध बना दिया हमने यहां पर भरूच गुजरात में। उस बांध का नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध। क्यों बना पाए, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, पहाड़ियां। आप कभी अगर माइडम गए हैं, माइडम गए हो ना, सब जने गए होंगे, लेकिन कभी गौर किया क्या कि हम बांसवाड़ा पे ये नदी जा रही है, इस पर बांध बना दे क्या? ये जो जा रहा है अपने, इसमें खूब पानी जा रहा हो, तो क्या ये बांसवाड़ा में अपन ये जैसे पाले पर या कहीं पर एक बड़ा बांध बना दे तो चल जाएगा क्या? आप बांध बनाओगे तो क्या होगा, बांध बना दिया, नदी में पानी भरेगा, उसके बाद फैलेगा, पानी कहाँ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, वापस जाकर वापस नदी में गिर जाएगा। बांध बनाना संभव है क्या? लेकिन अगर हम मान ले कि इसके दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, नदी जा रही है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, तो हम यहां पर बांध बनाएंगे तो वो जितना ऊंचा बनाते जाएंगे, इस बांध, इन पहाड़ियों के पीछे पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए इसके बीच में बहुत सारे बांध बने हुए हैं। जब अपन बांध पढ़ेंगे तो इस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना हुआ है, ओकारेश्वर बांध बना हुआ है, नर्मदा सागर बांध बना हुआ है, और एक कौन बना हुआ है हमारे पास, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये नदी वगैरह की विशेषता तब बाद में पढ़ेंगे। तो एक तो हमारे पास इसके उत्तर में कौन सी श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी। इसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी है हमारे पास, सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो महादेव, हमारे पास राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। तो अब देखें, इसकी ज्यादा कोई ऊंची चोटी नहीं है, इसकी दो ऊंची चोटियां, जब पारसनाथ को इसको शामिल करते हैं तो पारसनाथ इसकी ऊंची चोटी। लेकिन सामान्य प्रश्न पूछा जाए विंध्यन श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुडविल पिक कहते हैं इसे। गुडविल पिक अभी चर्चा में भी रही थी, इसलिए पूछ ले, गुडविल पिक, या फिर इसको कहते हैं सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर ये किसकी ऊंची चोटी है, 752 मीटर है, और ये किसकी ऊंची चोटी है, विंध्याचल की। तो फटाफट, अरावली की ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कौन सी पर्वत श्रेणी पढ़ी हमने, विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी की ऊंची चोटी कौन है, गुडविल पिक, या इसको कहते हैं सद्भावना शिखर कहते हैं, और ये 752 मीटर इसकी ऊंची चोटी है। ठीक है, खाली 752 मीटर है। ये कितना था, 1722 है। अब नीचे हमने किसकी बात की, सेकंड सतपुड़ा की है ना। अब सतपुड़ा में देखो, ये राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई, इस मैकाल श्रेणी में एक ऊंची चोटी इस पूरे सतपुड़ा की, उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। ये 1350 मीटर इसकी ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, धूपगढ़। इसकी मैकाल श्रेणी है, इस मैकाल श्रेणी में ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। लेकिन अमरकंटक ज्यादा नहीं है, 1057 मीटर है, तो इसको नहीं पूछ, अपने को ध्यान रखना है सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़। तो ये जो हमारे पास ये जो रेंज आ रही है, ये पूरी पूरी सतपुड़ा रेंज है। इस तरह ये पूरी पूरी सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा श्रेणी में ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, 1350 मीटर। इसी में एक श्रेणी है जिसका नाम है अमरकंटक। मैकाल श्रेणी में स्थित है अमरकंटक, ये यहाँ का तीर्थ स्थल भी है अमरकंटक। और इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इधर से जो जा रही है वो कौन सी नदी है, नर्मदा, और इधर से जो नदी जाएगी गंगा में मिलेगी, ये नदी कौन सी है, सोन ना। जब नदियां पढ़ेंगे तो एक ही क्षेत्र से दो नदियां निकल रही हैं, अमरकंटक से दो नदियां निकलती है। अमरकंटक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमरकंटक है वो मैकाल श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा की कौन सी श्रेणी में स्थित है, मैकाल श्रेणी में स्थित है। और इस अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी सोन नदी और एक नदी नर्मदा। एक स्थान से निकलकर दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक पूर्व की ओर जा रही है और एक किस तरफ जा रही है, पश्चिम में। एक जाएगी किस में मिलेगी, ये गंगा में मिलेगी, और एक सीधी सीधी कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये अपन जब ज्यादा पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। तो हमारे पास एक रेंज हो गई, सतपुड़ा की रेंज हो गई। हाँ, ये बंगाल की खाड़ी, हाँ नर्मदा है वो अरब सागर में, और सोन किस में जाएगी, बंगाल की खाड़ी में ना, ऐसा बोल दिया। ठीक है, चलो, है ना। तो नर्मदा कहाँ जाएगी, अरब सागर में, और सोन कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये गंगा में मिलेगी और गंगा का पानी कहाँ आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। ठीक है, अब आगे और पहाड़ियों की बात करें तो देखो ये पूरी पूरी रेंज है। यहां से ये दूसरी नदी आएगी, उसका नाम है ताप्ती नदी।
ठीक है, मैं चेंज कर रहे हैं। देखो ये नदी जो आ रही है तो हो गई हमारे पास कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा के समानांतर ये इधर से निकलेगी बैतूल के पठार से ताप्ती नदी, तापी या ताप्ती नदी। इस तापी नदी के साथ साथ से ये पर्वत श्रृंखला शुरू हो रही है। ये पूरा रीजन है, इस तरह जा रहा है, ये यहाँ से ये आ रहा है और वापस से ये इस तरफ फैला हुआ है और ये लास्ट में ऐसा फैला हुआ। ये पूरी रीजन है, यहाँ से लेकर ताप्ती नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तक वाला भूभाग है, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। अभी हमने कहा था ना पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। इधर से पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट तक कहां से, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। इसी को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को ही क्या कहा जाता है, सह्याद्री। ये यहां से लेकर यहां लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। अब ये जो घाट है, देखो इस भूभाग को अगर हम देखें तो कैसा दिखाई देता है। यदि यहां से चलना शुरू करें तो ये हमारे पास तट आ गया, ये तट है, इससे आगे सागर होगा, तट से आगे हम ऊपर की ओर जाएंगे, इस तरह ऊपर जाएंगे और वापस से इस तरह से समतल भूभाग आ जाएगा। तो ये हमें ऐसा लगेगा कि पूरी ऊंची पहाड़ी है यहाँ से देखने पर, लेकिन यहाँ जाकर देखेंगे तो कम ही ऊंचाई देखेंगे, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे तो ऊंचा सा दिखाई देगा। तो ये भूभाग है, लगभग 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ सीधा खड़ा हुआ भूभाग है ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ 1600 किलोमीटर फैली हुई है। इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट, या इसी को क्या कहते हैं, सह्याद्री। अब जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री है, इसी का यहां पर जो पहाड़ियां हैं इसको कहते हैं नीलगिरी। अलग से इसे नाम है नीलगिरी। यहां पर एक पहाड़ियां हैं, इसको कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और लास्ट मैंने कहा था यहां पर जो पहाड़ियां उसको कहते हैं कार्डामम की पहाड़ियां। इस प्रकार ये पूरा पश्चिमी घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट कहां से शुरू होता है, ताप्ती नदी से शुरू होता है और कहां तक फैला हुआ है, कार्डामम की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। दक्षिण में इसे 3 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां और कार्डामम की पहाड़ियां। इन सब में से यहां से लेकर ये इसको कहते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री। और इसकी ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अन्नामुद्री। अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित अन्नामुद्री, ये 2695 मीटर है और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। किन पहाड़ियों में स्थित है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अभी तो इनमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, खाली अभी तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ। बहुत सारों को बहुत सारा टफ लग रहा है ना, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने, है ना। बहुत सारों को देख करके क्या सर का क्या कह रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। अभी तो इनमें अंदर हम गए नहीं है, अभी तो हम जाएंगे। जैसे यहाँ पर मुंबई स्थित है, यहाँ पर क्या स्थित है, मुंबई। जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको डीप जाएंगे। जैसे मुंबई स्थित है, आपको यहाँ, हमको यहाँ से जैसे जाना है, मुंबई जाना तो हम ऐसे जाएंगे, या यहाँ से आना है, किसी को भी उत्तर भारत से मुंबई आना है, इन पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा दर्रा आएगा, थाल घाट, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे की ओर जाना है तो कौन सा घाट आएगा, भोर घाट। ये सब क्वेश्चन आते हैं। मुंबई को नासिक से कौन सा घाट जोड़ता है, थाल घाट, ठीक है। मुंबई को पुणे या चेन्नई से कौन सा घाट जोड़ेगा, भोर घाट। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर पाल घाट, फिर आएगा सेन्ना कोटा, ऐसी और भी चीजें आएंगी, है ना। अभी डीप जाते जाएंगे, अभी तो तुम्हें खाली समझा रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। ये हमारे पास पूरी रीजन है। इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। अब इस तरफ ये पूर्वी घाट है, कौन सा घाट है, ये पूर्वी घाट है। अब इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है कि हमारे पास देखो ये कैसा दिखता है। हम पश्चिमी घाट से चले तो ये हमारे पास सागर हो गया, सागर के बाद तटीय मैदान हो गया, तटीय मैदान के बाद हम ऐसे ऊंचाई पे जाएंगे और ये हमारे पास पठार शुरू हो गया, ये पठार स्थित है। फिर हम जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो वापस पहाड़ियाँ आ जाएंगी और वापस से फिर धीरे समतल मैदान आएगा और फिर वापस से सागर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का भूभाग है हमारे पास। ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये कौन सा तट हो गया हमारे पास, पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय मैदान है जिसको हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास कौन सा घाट आ गया, पश्चिमी घाट है। इसके बाद ये पूरा रीजन आ गया हमारे पास, पठार आ गया। अभी हमारे पास कौन आ गया, पूर्वी घाट आ गया, पूर्वी घाट। और वापस से ये क्या आ गया, पूर्वी तटीय मैदान है। ये कौन सी खाड़ी आ गई हमारे पास, बंगाल की खाड़ी है। और ये जो जल है वो क्या है हमारे पास, अरब सागर, ऐसा दिखता है। अब देखो यहां से जब हम जलवायु में हम पढ़ेंगे तो यहां से मानसून टकराता है दक्षिण पश्चिम, और इस तट से टकराकर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा करता है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा होगी, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जैसे ही वर्षा होगी तो यहां पर पानी गिरेगा, तो एक तो पानी यहां से तेजी से बहेगा तो ये नीचे की ओर चला गया, यहां पानी धीरे धीरे गति से जाएगा क्योंकि कैसा भाग है, समतल है। अब देखो दो चीजें, यहां से पानी तेजी से आएगा
तो क्या नहीं बनाएगा, डेल्टा नहीं बनाएगा। अपन ने पढ़ा था ना डेल्टा क्या होता है, नदी अपनी अंतिम अवस्था में सागर में मिलने से पहले अनेक शाखाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पानी कैसा है, धीमी गति से आ रहा है, क्योंकि कैसे समतल भूभाग है। कैसा भूभाग है, समतल है, और समतल होने के कारण ये जो खारा पानी है सागर का, वो इसको क्या करता है, धक्का मारता है, क्योंकि इसमें ज्यादा ताकत नहीं है, तो ये शाखाओं में बढ़ जाता है। तो क्या बनता है, डेल्टा। लेकिन इधर पानी कैसे आएगा, तेज गति से आएगा। तेज गति से आएगा तो सीधा किस में मिल जाएगा, सागर में। इसलिए क्या नहीं बनाएगा, डेल्टा नहीं बनाती। तो अपन जब पढ़ेंगे तो अरब सागर की नदियां क्या नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। छोटी क्लास में पढ़ा हो तो अरब सागर में मिलने वाली नदियां क्या नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। ऐश्वर्य जवाहर नद बनाती है, वो क्या होता है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन इधर से निकलने वाली नदियां क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। इधर से निकलने वाली नदियां क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। अब देखो इधर से जो नदियां निकलती हैं वो सीधी निकलकर इधर चली गई, तो ये वाला जो हमारे पास रीजन था, हमारे पास जो पश्चिमी घाट था, ये जो पश्चिमी घाट है पूरा पूरा एक साथ जुड़ा हुआ, इसको नदियों ने नहीं काटा है। लेकिन यहां से नदियां निकलती है, जैसे यहां से एक नदी निकलती है, महानदी है, फिर हम पढ़ेंगे गोदावरी है, फिर कृष्णा है, और बड़ी नदियां हैं कावेरी है। ये सब क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो ये, और यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं, ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि नदियां क्या कर दिया, इनको काट दिया है। नदियों ने क्या किया है, काट दिया। तो पश्चिमी घाट तो पूरी पूरी एक श्रृंखला के रूप में ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर एक पूरी पूरी श्रृंखला के रूप में खड़ा है। लेकिन पूर्वी घाट है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है। अब आरएस जैसे एग्जाम दोगे तो आपको ये जमाने के लिए आएगा। जैसे यहां पर सबसे पहले जो पहाड़ियां, इनको कहते हैं पंचमलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां कहते हैं, पंचमलाई की। उसके बाद फिर जो पहाड़ियां आती हैं उनको कहते हैं शेवरॉय की पहाड़ियां। फिर जो पहाड़ियां आती हैं उनको कहते हैं जवादी की पहाड़ियां। फिर जो पहाड़ियां आती हैं उनको कहते हैं पालकोंडा। फिर जो पहाड़ियां आती हैं उनको कहते हैं वेलीकोंडा। फिर जो पहाड़ियां आती हैं उनको कहते हैं नल्ला मल्ला। फिर जो पहाड़ियां आती हैं उनको कहते हैं विशाखापट्टनम। और लास्ट जो पहाड़ी उसे कहते हैं महेंद्रगिरी। अभी इनको क्रम से जमाना होगा आपको, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। अभी सिंपल सा क्वेश्चन आया था पटवार वगैरह में, किसी में एक में आया था कि वेलीकोंडा पहाड़ियों का संबंध किससे है। तो वेलीकोंडा पहाड़ियों का संबंध किससे था, पूर्वी घाट से। किससे था, ये तो सिंपल सा था। लेकिन आप जो एग्जाम देने वाले हो उनमें तो ऐसे क्रम से जमाने के लिए भी आएगा कि दक्षिण में कौन है, पंचमलाई, फिर कौन है, शेवराय, फिर कौन है, जवादी, पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्ला मल्ला, विशाखापट्टनम और महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है वो इसकी क्या है, ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार की ये सब पहाड़ियां हैं। अब ये टुकड़ों में क्यों हैं, हमको एक ही पढ़नी पड़ती, टुकड़ों में नहीं पढ़नी पड़ती। लेकिन टुकड़ों में क्यों, क्योंकि यहां से जब हम नदियां पढ़ेंगे तो महानदी ने इसको काट दिया, इनको काट दिया, तो ये अलग पहाड़ियां हो गई। फिर आया हमारे पास गोदावरी नदी, इसने इसको टुकड़ों में काट दी तो अलग पहाड़ियां हो गई। फिर इसको कृष्णा नदी ने टुकड़ों में काट दी, फिर इसको कावेरी नदी ने टुकड़ों में काट दी, पेन्नार है, वैगई है, नदियों ने टुकड़ों में काट दिया, तो छोटी छोटी पहाड़ियां हो गई। तो छोटी छोटी पहाड़ियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नहीं याद रहे, जितना तो याद रखना कि ऐसे नाम आएंगे, वेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, है ना, इनका संबंध किससे है, तो पूर्वी घाट से। ठीक है, अपन क्रम से इनको जमा के भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक तरफ हमने कहा, इस तरफ जो भूभाग था वो तो पश्चिमी घाट था, ये पश्चिमी घाट है हमारा पास, सहाद्री से इस प्रकार शुरू होता है और इस प्रकार ये फैला हुआ है। यहां आते ही ये इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां कहते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद में ये वापस से इस पहाड़ियां हैं, इनको कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां। और इधर लास्ट में पहाड़ियां, इनको कहते हैं कार्डामम की पहाड़ियां। और इसकी भी लास्ट पहाड़ी, इसको कहते हैं नागरचौल की पहाड़ी। इस कार्डामम पहाड़ी की लास्ट पहाड़ी, इसको कहते हैं नागरचौल की पहाड़ी। तो ये पूरा पूरा एक रेंज है, यहां से लेकर यहां, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट, या इसी को क्या कहा जाता है, सहाद्री भी कहा जाता है। इसके भी डिवीजन करते हैं, लेकिन इतना डीप जाना नहीं है। देखो इस वाले भूभाग से लेकर ये गोवा तक वाले को कहते हैं उत्तरी सहाद्री या उत्तरी पश्चिमी घाट। फिर गोवा से लेकर मैंगलोर को कहते हैं मध्य सहाद्री, और गोवा से लेकर कन्याकुमारी को कहते हैं दक्षिण सहाद्री। ऐसे अलग अलग टुकड़े हैं, लेकिन इतना डीप नहीं जाना अपने को, अपन यहीं तक सिमट कर लेंगे। तो पश्चिमी घाट या सहाद्री, इस पश्चिमी घाट सहाद्री का ही दक्षिण में 3 पहाड़ियां हैं। 3 पहाड़ियों में नीचे सबसे पहली पहाड़ी कौन सी आएगी, नीलगिरी। नीलगिरी के बाद में ये जो नेक्स्ट ये पहाड़ी बना रखी है वो कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई की पहाड़ी के बाद में दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, कार्डामम की पहाड़ी है। इस कार्डामम की ही पहाड़ चोटी है। लास्ट जो भाग है इसको कहते हैं नागरचौल की पहाड़ी। नागरचौल की पहाड़ी, यहीं पर एक और पहाड़ी जिसको कहते हैं पलामी की पहाड़ियां। पलामी की पहाड़ियां, ये सब किसका हिस्सा है, तो ये सारा हिस्सा किसका है, पश्चिमी
घाट का। अब यहां से लेकर यहां तक में सबसे ऊंची चोटी है वो इस अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, जिसका नाम क्या है? अन्नामुद्री है। ठीक है, ये 2695 मीटर है, इसकी क्या है? ऊंची चोटी हो गई। अब ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। देखो हमने हिमालय के बाद में एक किसको पढ़ा था यहाँ पर? गुरु शिखर को। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी थी? 1722 मीटर। ठीक है, यहां पर हमने कहा था ये विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी में ऊंची चोटी है गुडविल। ठीक है, गुडविल या सद्भावना शिखर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। फिर यहां पर है हमारे पास ये कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। अब देखो हमारे पास ये है 2695, ये नीलगिरी है। नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, ये ऊंची चोटियां हो गई है। अब देखो हिमालय के बाद में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय के बाद में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुद्री। कौन है? अन्नामुद्री। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुद्री। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? अन्नामुद्री। किन पहाड़ियों में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अब देखें फिर नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन है? तब पूछा जाए तो क्या बताओगे? दोदा बेटा। नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। अब देखो नीलगिरी से लेकर उत्तर में अपन हिमालय पढ़ चुके हैं, उसके मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नीलगिरी से लेकर हिमालय के मध्य सबसे ऊंची चोटी। सही कोई बोला? हिमालय से लेकर नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देखो तुम्हारे सामने हिमालय अपन पढ़ चुके हैं। हिमालय से लेकर नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। दिख नहीं रहा आपको? ये 1722 से, ये देखो 1722 से ये कितना है? 752। ये कितना है? 1350 है। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। है समझ में? ऐसा प्रश्न आता है कि नीलगिरी से लेकर हिमालय के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तब क्या बताओगे? गुरु शिखर। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन है? गुरु शिखर है। तब धूपगढ़ वगैरह नहीं कर देना बहुत सारे डायरेक्ट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कितनी है। 1350 है, और वो कितनी है? 1722 है। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुद्री। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुद्री। लेकिन नीलगिरी की ऊंची चोटी पूछे तो कौन है? दोदा बेटा है। ठीक है, भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डामम की पहाड़ियां। और कभी कार्डामम भी है और नागरचोल है, तो आपको नागरचोल करना है, क्योंकि कार्डामम में ही सबसे दक्षिण भाग है नागरचोल। फिर आपसे आएगा पलामी की पहाड़ियां किसका भूभाग है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम और पलामी। ये तो नहीं देगा, लेकिन पलामी दे दिया। पलामी किसका हिस्सा है? तो किसका है? पश्चिमी घाट का। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट। अब हम वापस से देखें तो ये हमारे पास हो गया पूर्वी हिमालय। तो ये हमने कहा अभी जिसको पढ़ा था, ये पूरा पूरा हमने क्या पढ़ा है? पश्चिमी घाट पढ़ा। ये पश्चिमी घाट हो गया। ये मैंने कौन सी पहाड़ी बनाई बताओ? ये कौन सी पहाड़ी है ऊपर वाली? नीलगिरी। अब देखो नीलगिरी, ऐसा लगता है नीलगिरी क्या कर रही है? पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? नीलगिरी। ठीक है, सारे क्वेश्चन है, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट को पश्चिम घाट से जोड़ती हैं? कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली हुई हैं। जब अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर खेती होती कॉफी की। किसकी खेती होती है? कॉफी की, कहवा है ना, कहवे की खेती होती है इस क्षेत्र में। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कौन सी पहाड़ियों में? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बाबा बुदन की पहाड़ी। एक व्यक्ति थे, ये अरब के व्यक्ति थे, जो फकीर व्यक्ति थे, जो क्या लेकर आए थे? पहली बार भारत में कहवे का पौधा लेकर आए थे अरब से, और इन्होंने कहाँ उगाया था? नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसलिए इन पहाड़ियों का नाम क्या कर दिया? बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट हो जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं। इसकी ऊंची चोटी कौन है? बोलो फटाफट। दोदा बेटा। इसकी ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। इन पहाड़ियों में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है, जो किसके लिए जानी जाती हैं? कॉफी के लिए। ये किन किन के बीच में है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीन राज्यों के मध्य में फैली हुई है। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है।
भारत का पहला क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र कौन सा है, तो कौन है, नीलगिरी है। ठीक है, भारत में 18 बायोस्फीयर क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहला 1986 में बनाया गया था। किसको बनाया गया था, तो नीलगिरी को। ठीक है, और तीसरा इंपोर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ियों से, इसमें दक्षिण भारत का पर्यटन स्थल ऊटी, आपने सब नाम सुना होगा, ऊटी, उटक मंडलम जिसको बोलते हैं, नया नाम है उटक मंडलम। तो ऊटी कहाँ स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नीलगिरी हो गई। तो इस प्रकार ये हमने पश्चिमी घाट देखा। अब हमारे पास पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट से कुछ नहीं याद रखना है। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी कौन है, महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जवादी, शेवराय और पंचमलाई का संबंध किससे है, तो किससे है, ये पूर्वी घाट से। और भी इनमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, और देखें हम, वापस से देखो ये कौन सी रेंज बना रहा हूं। वापस बनाने का कारण है कि कल आपको सब कंप्लीट हो जाएगा, अपन पढ़ेंगे। कौन सी श्रेणी बनाई मैंने, अरावली। बताओ ये मैं कौन सी श्रेणी बना रहा हूं, विंध्यन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, फिर से मैं ये श्रेणी बना रहा हूं, कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा की। कौन सी है, कौन सी दो पर्वत श्रेणियां समानांतर हैं, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं। अब मैंने ये जो श्रृंखला बना रहा हूं ये क्या है, पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट में मैंने ये बनाया, क्या हो गया, नीलगिरी। ये बना रहा वो क्या हो गया, अन्नामलाई। और ये क्या हो गया, कार्डामम। और यहां पर छोटी पहाड़ियां, इनको कहते हैं पलामी की पहाड़ियां। आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो पूर्वी घाट है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। ये जैसे ये पंचमलाई की पहाड़ियां हैं, शेवराय की पहाड़ियां हैं, जवादी की पहाड़ियां हैं, पालकोंडा है, वेलिकोंडा है, नालकोंडा है, और विशाखापट्टनम है, और महेंद्रगिरी। ऐसे ये टुकड़ों में फैली हुई हैं। ठीक है, इनको अपन देखेंगे। अब देखें इस तरफ हमारे पास ये जो भूभाग है, यहाँ पर एक तो राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां हैं। उससे उत्तर की ओर वाली इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ जो पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी तीन पहाड़ियां हैं, कोई बताएगा। ये तीन पहाड़ियां मैंने कौन कौन सी बनाई, कौन से पठार पर बनाई, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। और इधर एक और पहाड़ी असम में, उसको कहते हैं मिकिर पहाड़ियां। ठीक है, ये मुख्य मुख्य पहाड़ियां। इसके अलावा भी और भी पहाड़ियां, जैसे यहां पर पहाड़ी है, इसको कहते हैं अजंता की पहाड़ियां, सतमाला की पहाड़ियां, और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, और बालाघाट की पहाड़ियां। ये सब महाराष्ट्र में। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अजंता की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, सतमाला की पहाड़ियां और बालाघाट की पहाड़ियां। ये कहाँ पर फैली हुई हैं, अधिकांश एमपी में फैली हुई हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी है नीलगिरी के पास में, उसको कहते हैं मलयागिरी की पहाड़ियां। इस प्रकार ये कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियां, लेकिन इंपॉर्टेंट अपने पहले देख ली। अब इन पहाड़ियों के बीच में हमारे पास क्या स्थित है, पठार स्थित है। क्या स्थित है, पठार है, जिसको अपन कल देखेंगे। देखो यहाँ से ये पूरा पूरा पठार है, इसको कहते हैं मालवा का पठार। इस मालवा के पठार को ही इस वाले राजस्थान वाले हिस्से में कहते हैं हाड़ौती का पठार। इधर पूरे पूरे एमपी में मालवा ही कहते हैं, और इधर यूपी की तरफ इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। इधर से ही लगता हुआ एक पठार है जिसको कहेंगे बघेलखंड का पठार। यहां से ये जो भूभाग है इसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, और ये जो पठार है इसे कहते हैं दक्कन का पठार है। ये जो पठार है इसको कहते हैं शिलोंग का पठार, इसको कहते हैं कार्बी एंग्लो का पठार। यहाँ बीच में फिर पठार है, इसको कहते हैं दंडकारण्य पठार। यहाँ पर जो उड़ीसा में पठार, इसको कालाहंडी का पठार। यहाँ जो पठार है उसे तेलंगाना का पठार, और यहाँ पर जो पठार है उसे कर्नाटक का पठार कहते हैं। इस प्रकार इस पर पठार है। ठीक है, तो इसको कल अपन और वापस देखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे एक एक को, है ना। जितना इंपॉर्टेंट होगा वो हम लिखेंगे, बाकी थोड़ी बहुत आपको समझ विकसित करनी है घर जाके, अगर कोई मैप वगैरह है। ठीक है।